डायरेक्ट कैश स्कीम पर सरकार के जवाब पर चुनाव आयोग कल फैसला सुनाएगी। सरकार के जवाब के बाद आज चुनाव आयोग की बैठक हुई। सरकार के जवाब पर गौर किया गया और फैसला कल तक के लिए टाल दिया गया। सरकार के कैश स्कीम पर चुनाव आयोग को आपत्तियों के जवाब में दावा किया गया है कि कैश स्कीम लागू करने की योजना में कहीं से भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। सरकार ने कहा है कि लोगों तक पहुंचाई जा रही सुविधा को ही सुधारा गया है और कैश स्कीम को अमल में लाया जा रहा है। इसमें ना तो नया फंड दिया गया है और ना ही नई योजना लागू की गई है। सरकार ने यह भी दलील दी है कि इस योजना को नए साल पर 1 जनवरी 2013 से लागू किया जाएगा और तब तक चुनाव खत्म हो चुका होगा। तो गरीबों को सीधे नगद सब्सिडी देने की अपनी गेम चेंजर योजना पर आज दिन भर सियासत गर्म रही। आइए आपको दिखाते हैं इस मसले पर किस दल का क्या रुख था। मनमोहन सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहे जा रहे सब्सिडी के बदले कैश योजना लागू होने से पहले ही विवादों में घिर गई। इस योजना के तहत जरूरतमंदों तक रियायती दर पर तेल, रसोई गैस देने की जगह कैश दिया जाएगा। ये योजना भले ही जनवरी 2013 से शुरू की जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर में जिन 51 जिलों में इसे लागू किया जाएगा उसमें गुजरात के 4 जिले भी शामिल हैं। 13 और 17 दिसंबर को गुजरात चुनावों के बहाने बीजेपी ने सरकार पर हल्ला बोला, कैश सब्सिडी को वोट के लिए नोट योजना करार दिया, लगे हाथ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करा दी। अब बीजेपी इस जुगत में है कि कैश सब्सिडी योजना को फिलहाल टाल दिया जाए। अगर ये कैश ट्रांसफर का उद्देश्य है जन वितरण प्रणाली को समाप्त करना, तो बीजेपी इसका प्रखर विरोध करेगी, क्योंकि गरीबों के लिए ये सिस्टम अनाज मुहैया कराने का सबसे उपयोगी माध्यम है। कैश सब्सिडी के मसले पर यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से सुरताल मिलाती दिखी। समाजवादी पार्टी ने योजना को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके ऐलान किए जाने के वक्त पर सवाल जरूर खड़े किए। गुजरात के चुनाव के बाद इसकी घोषणा करनी चाहिए थी, ये टाइमिंग ठीक नहीं थी और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी लिखी है उसको मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। चुनावी आचार संहिता की कसौटी पर कैश सब्सिडी को सियासी दल तौल रहे हों, लेकिन सरकार इसे कायदे कानून के खिलाफ नहीं मान रही। विपक्ष की मुहिम को फ्यूज करने के लिए सरकार के तमाम मंत्री बयानों की तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े। जो हमारी सोच है वो ये है कि हमने कोई भी इलेक्शन कमीशन के कोड का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये जो पॉलिसी, जो नीति की जो अनाउंसमेंट थी वो तो जब प्रणब दा फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी हुई थी बजट स्पीच में, और आज के दिन हम केवल इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। गुजरात चुनाव सिर पर है, इसलिए हर बात इसी चुनाव से जोड़ी जा रही है। बीजेपी भले ही गुजरात के चुनाव के नाम पर कैश सब्सिडी को फिलहाल लटकाने की कोशिश करे, लेकिन उसे इस बात का डर जरूर है कि कैश सब्सिडी से कहीं लोकसभा चुनाव का वोट गणित बदल न जाए। जनता के खाते में पैसा जाएगा तो बदले में वोट मिलेगा। सरकार ये अच्छी तरह जानती थी कि इस योजना को लेकर बवाल मचेगा, विपक्ष जमकर हंगामा मचाएगा। तभी तो तमाम बारीकियों को ध्यान में रखकर जितना संभव था सावधानियां बरती गई, ताकि चुनाव आयोग का कायदा भी बना रहे और चुनाव में फायदा भी हो जाए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। उधर गुजरात का घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। आज बीजेपी और कांग्रेस ने विकास के वादों पर जंग का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में चुनावी वादों की बौछार कर दी है। जवाब में कांग्रेस ने 17 साल के शासन का हिसाब मांगते हुए आरोप पत्र जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे चल रहा है गुजरात में वार पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र ये सिर्फ खोखले वादे नहीं होता है, ये हमारा कमिटमेंट होता है। ये मैनिफेस्टो नहीं है, गुजरात की जनता का मजाक है। गुजरात में बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करते ही छिड़ गया चुनावी घमासान। एक तरफ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से ताबड़तोड़ वायदे करने में जुटे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया मांग रहे थे 17 सालों के शासन का हिसाब। हमने पिछली मैनिफेस्टो में भी वादा किया था और हमने 20 लाख का वादा किया था, 22 लाख मकान पूरे किए थे। इस बार हम 50 लाख का वादा करते हैं और 50 लाख से भी ज्यादा पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। मोदी जी के शासन में एक भी सस्ता मकान नहीं बनाया,
वो आज कांग्रेस का जो घर नु घर प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होने के बाद वो ये फिर से आम जनता को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। अहमदाबाद में मोदी का पिटारा खुला तो मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी आसमान छूने लगी। मोदी के पिटारे में था नौजवानों के लिए रोजगार का सपना, जिसे कांग्रेस ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अगर बैंक किसी नौजवान को उसके प्रोजेक्ट को स्वीकार करती है और गारंटर के कारण अटका हुआ है, तो मेरी सरकार हर नौजवान के लिए बैंक लोन के लिए गारंटर बनेगी। ये संकल्प पत्र हमने लिखा है। इंडस्ट्री यहां आती है, न गुजरात को रोजगारी मिलती है, न गुजरात को टैक्स देते हैं, सिर्फ पॉल्यूशन ही देते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक गुजरात का जो ग्रीन है वो सपना एक आभासी पिक्चर ही वो देते रहेंगे। बीजेपी ने अपनी सरकार बनने पर 5 सालों में गुजरात को ग्रीन गुजरात बनाने का संकल्प लिया। 50 लाख पक्के मकान देने का वायदा किया। गांव में 28 लाख और शहरों में 22 लाख पक्के मकान बनाने का भरोसा दिलाया। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया। 30 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। 6 करोड़ गुजरातियों के स्वास्थ्य बीमा और आपात बीमा का वायदा किया। हर घर में पीने का पानी पहुंचाने और बिजली उत्पादन को दोगुना करने का वायदा किया। लेकिन कांग्रेस ने हर वायदे को छलावा बताया। कांग्रेस की घर नु घर स्कीम को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करते हुए 55 लाख नए घर 5 साल में बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पिछले 10 साल में बीजेपी ने 22 लाख नए घर बनाए हैं, तो आने वाले 5 साल में 55 लाख घर कैसे बना पाएंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आप अपना बूथना नेता छो। तो चुनावी मौसम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने किया है एक बड़ा हमला। मोदी सरकार पर लगाए हैं 20,000 करोड़ का चूना लगाने के आरोप है कि मोदी सरकार ने केजी बेसिन में गैस के ठेके के लिए 2003 में एक ऐसी कंपनी पर मेहरबानी दिखाई जो 6 दिन पहले ही बनी थी और उसके पास कोई अनुभव नहीं था। 6 करोड़ गुजरातियों ना हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री श्री। गुजरात में चरम पर है चुनावी घमासान। जीत की हैट्रिक का ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री मोदी जी जान से चुनावी महाजंग में जुटे हैं। मकसद में कामयाबी के लिए मोदी ने घोषणा पत्र में 50 लाख मकान, युवाओं को रोजगार और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के सब्ज बाग भी दिखाए हैं। लेकिन मोदी के सपनों पर चोट के लिए ऐन मौके पर एक घोटाला मुंह फाड़कर सामने आ गया है। कांग्रेस ने बाबाडोस की कंपनी जियो ग्लोबल रिसोर्सेज पर मेहरबानी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। आरोप है कि गुजरात सरकार ने बिना किसी योगदान के जियो ग्लोबल नाम की कंपनी पर 20,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। दरअसल 2003 में केजी बेसिन में गैस के निकासी के लिए गुजरात सरकार की कंपनी जीएसपीसी ने एक कंसोर्शियम बनाई। टेक्निकल एक्सपर्टीज के नाम पर 10% इक्विटी बाबाडोस की कंपनी जियो ग्लोबल को दी गई, जबकि कंपनी महज 6 हफ्ते पहले और सिर्फ $64 से वजूद में आई थी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जियो ग्लोबल की टेक्निकल एक्सपर्टीज काम न आई और 2 करोड़ 64 लाख में दूसरी कंपनी ने यह काम किया। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर इस डील के पीछे क्या मंशा थी। ये जानना चाहते हैं और गुजरात की जनता भी जानना चाहेगी कि ये जियो ग्लोबल क्या है, ये जीन पॉल रॉय कौन है। इस कंपनी को 10% इक्विटी क्यों दी गई। आरोप गंभीर है, लेकिन अपनी पर बात आई तो बीजेपी को सवाल का सीधा जवाब नहीं सूझा। कहा, आरोप लगाने की तो कांग्रेस की आदत है। मुझे तो कांग्रेस पर दया आती है। मनीष तिवारी गुजरात पर लांछन लगाए माइनिंग स्कैम में, जो खुद माइनिंग स्कैम में आकंठ डूबे है, वो दूसरे पर लांछन लगाए। इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता। मोदी पर कांग्रेस सीधे हमले तो नहीं कर रही, लेकिन मोदी को घेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही। बेशक एक पत्रिका में छपे लेख के आधार पर ही मनीष तिवारी ने मोदी से कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका चुनाव के इस मौसम में मोदी को जवाब देना ही होगा। अमिताभ सिन्हा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।
और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो अभी और तेज होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। इससे पहले कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की चुनौती बड़ी हो जाए, लगता है उद्धव ठाकरे संभल जाना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने सबसे पहला कदम उठाया था शिवसेना के मुखपत्र में इंटरव्यू से, और अब वो निकले हैं 15 दिनों की राजनीतिक यात्रा पर। कोशिश है शिव सैनिकों का भरोसा जीतने की। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी नई पारी का श्री गणेश किया। कोल्हापुर में महालक्ष्मी के दर्शन से अपनी पत्नी के साथ 15 दिन के राजनीतिक दौर पर निकले उद्धव ने महालक्ष्मी के दर्शन किए और शिव सैनिकों को अपने पिता के ही अंदाज में बताया कि उनके लिए भी मराठी माणूस का मुद्दा पहले होगा। पूर्ण ताकद पणाला लावून मी तुमच्या मागे उभा आहे। मराठी माणसावरती, हिंदूंवरती जिथे जिथे अन्याय होईल तिथे तिथे घाव घातल्याशिवाय राहणार नाही, ही शपथ घेऊन मी आज दौऱ्याला बाहेर पडलेलो आहे। उद्धव जानते हैं कि शिवसेना सुप्रीमो के जाने के बाद उनके सामने चुनौती बड़ी है। बाला साहिब की अंतिम यात्रा में उद्धव ठाकरे ने साफ इशारा कर दिया है, और अगर इस चुनौती से निपटना है तो उन्हें सबसे पहले शिव सैनिकों का भरोसा हासिल करना होगा। पण मी माझ्याकडे माझ्या मनाशी नवी मी बाळासाहेबांना वचन दिलेलं आहे आणि मी शपथ घेतलेली आहे। तुम्ही काय करणार आहात ते तुम्ही मला सांगा। मी शपथ घेतली की बाळासाहेब तुमचं एकही स्वप्न, तुमची एकही इच्छा मी अपूर्ण राहू देणार नाही। यहाँ सभी शिवसैनिक उत्सुक थे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के पहले शब्द क्या होंगे ये सुनने के लिए। बाला साहब ठाकरे का हर सपना पूरा करने का वादा कर उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश यहाँ की। कैमरामैन गोपाल हरने और दीपक सूर्यवंशी के साथ पंकज केलकर, कोल्हापुर आज तक। हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुश्किल बढ़ सकती है। अदालत ने इस मामले में सलमान खान और मुंबई पुलिस को समन जारी किया है। दोनों पर गलत सबूत पेश करने का आरोप है। सलमान खान को 27 तारीख को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान की गाड़ी से 28 सितंबर 2002 को हुआ चर्चित हिट एंड रन मामला फिर से जाग उठा है। जी हां, मुंबई की एक निचली अदालत ने इस मामले में सलमान खान को समन जारी किया है। सलमान खान को अब बांद्रा की निचली अदालत में पेश होकर ये बताना है कि उनके पिछले मामले में चल रही नई याचिका को अदालत चलाए या फिर नहीं। अगर सलमान कहते हैं कि नई याचिका नहीं चलनी चाहिए तो उसके पीछे के कारणों को भी सलमान को बताना होगा। दरअसल ये नई याचिका समाजसेवी और वकील वाईपी सिंह और उनकी पत्नी आभा सिंह की मदद से संजय दौंडकर ने दायर की है। कोर्ट ने शो कॉज नोटिस दिया है। अब 27 को जब सलमान खान और सीनियर पीआई बांद्रा कोर्ट में आएंगे, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में श्री फसन पाटिल एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, उस वक्त वो एविडेंस और वो बात दोनों पक्ष अपना दलील रखेंगे और कोर्ट ने यही कहा है कि वाई द सेट एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। हमने मांग की है कि आप पैरेलल इंक्वायरी शुरू करिए। पिछले महीने ही समाजसेवी और वकील वाईपी सिंह और उनकी पत्नी आभा सिंह ने खुलासा किया था कि कैसे मुंबई पुलिस कोर्ट सलमान खान की मदद कर रही है। दरअसल 2002 में सलमान खान की गाड़ी से कुचलकर एक सोते हुए आदमी की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में मुंबई पुलिस को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सलमान खान के फिल्मी प्रभाव की वजह से पुलिस वालों की आंखें चौंधिया गई हैं। यही वजह है कि वो बार बार अदालत में गलत गवाहों को पेश करते हैं। यही नहीं, उनके भेजे समन्स को भी वो गवाहों तक नहीं पहुंचाते, और यही वजह है कि ये पूरा मामला अदालत में पिछले कई सालों से अटका हुआ है। विद्या, मुंबई आज तक।